वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और जब संजय जी मंच पर आए तो मैं खड़ा होकर प्रार्थना करूंगी तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनका अभिनंदन करें। संजय कंदन जी, मैं साथ ही प्रार्थना करूंगा देवी से कि वो भी मंच पर आए और अध्यक्ष जी को मंच पर ले आए। हाँ जी, प्रदेश सचिव रमेश रिंकू जी से भी प्रार्थना है कि वो भी उनके साथ मंच पर आए। जी से प्रार्थना करूंगा कि अध्यक्ष जी का एक बुके देकर स्वागत किया जाए आज की कार्यशाला के लिए। देवी सिंह जी और रमेश कुमार रिंकू जी, साथियों आपके तालियों की आवाज आ रही चाहिए। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष देवी सिंह जी से कि वो आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय कंदन जी के बारे में हमें कुछ दो शब्द बोले। आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे पार्टी प्रधान श्री संजय कंदन जी, प्रदेश की महामंत्री सेक्रेटरी रमेश रिंकू जी, और इस वर्ग में कल से लगातार हमारे साथ में खड़े हुए सभी कार्यकर्ता, सभी जिले के मंडलों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़ी अच्छे ढंग से आप लोगों ने सुना। और ये लास्ट का है और क्लोजिंग सेरेमनी है, तो इसमें हमारे प्रधान जी क्लोजिंग में जो आप लोगों ने जो सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे ताकि प्रोग्राम के लिए। तो मैं प्रधान जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। प्रधान जी जब से हमारे पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, जब से पार्टी के लिए सब जुड़े हैं, इन्होंने कार्यकर्ताओं में इतना जोश भर दिया है। इनके नेतृत्व में चंडीगढ़ की लोकसभा की सीट जीती है हमने, और भी कई कॉर्पोरेशन के जितने भी इलेक्शन अब तक हुए हैं ऐसी जीत हमने आज तक कभी दर्ज नहीं की। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अध्यक्ष बहुत आए, बहुत अच्छे हमारे अध्यक्ष रहे हैं पहले भी, पर जैसे अध्यक्ष संजय कंदन जी पार्टी को मिले, शायद मेरे ख्याल से आपसे पहले कभी कोई अध्यक्ष मिला नहीं हमें, और ना ही मुझे लगता है अध्यक्ष जी की सेकेंड टर्म है। इसके बाद जब नेक्स्ट में कोई अध्यक्ष आएगा, मुझे नहीं लगता है कोई अध्यक्ष इतना समय पार्टी को दे सके। तो मैं कामना करूंगा अध्यक्ष से कि बहुत अच्छे स्तर पे जाके पार्टी के राष्ट्रीय लेवल पे ये जिम्मेवारी संभाले। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की दुआ है कि हमेशा तरक्की और मिले, ताकि इनका आशीर्वाद हमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अच्छे ढंग से मिलता रहे। इनका आशीर्वाद के अंदर हम सभी कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी काम करते रहे। मैं बहुत आभारी हूँ संजय कंदन जी का, जिन्होंने इतने अच्छे सॉलिड कार्यकर्ता दिए। इनके समय से मैं पहले भी पार्टी के कार्यक्रमों में देखा है, अध्यक्ष भी बहुत देखे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी भी अध्यक्ष की, बहुत अच्छे अध्यक्ष रहे हमारी पार्टी के सभी जितने भी आए हैं, पर ऐसा अध्यक्ष मैंने नहीं कभी देखा अपनी जिंदगी में। तो मैं परमात्मा से चाहूंगा कि ये चीज आप तरक्की करें। मैं अनुरोध करूँ अध्यक्ष से भी आपको संबोधन करें। भारतीय जनता पार्टी के जिला 3 के अध्यक्ष श्री देवी सिंह जी, आपकी इस वर्कशाला के संचालक रमेश कुमार शर्मा रिंकू जी, यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, आज के इस अंतिम सेशन में मैं अभी मंच पे बैठा हुआ मैं देख रहा था कि कितने लोग अभी उपस्थित हैं, क्योंकि सारे कार्यक्रम के ऊपर हमने एक निरीक्षक लगाए थे। वो निरीक्षक यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए, उन्होंने पार्टी के हेड ऑफिस में
रिपोर्ट देनी है कि ये जो आपका वर्ग लगा वो वर्ग क्या ठीक था, सब लोगों ने ठीक भाषण दिया, लोगों ने ठीक तरह अटेंड किया, उन्होंने सुना, उन्होंने सीखा, कौन से सत्र में कितनी हाजिरी थी, मंडल के स्तर के ऊपर कितनी हाजिरी थी और कितने लोग अपेक्षित थे और कितने लोग बैठे रहे। अभी भी सारों का नाम, सारों की डिटेल पूरा वो नोट कर रहे हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कहीं कुछ लोग उनको अप्रोच ना कर लें कि भाई मेरा जरा काउंट ठीक कर देना। लेकिन एक बात जो अभी वर्ग का फायदा क्या होता है वो एकदम से मुझे देखने को जो मिली, अभी मैं मंच पे बैठे देख रहा था कि आपके जिलाध्यक्ष जिस सहजता से आपसे बात कर रहे थे, शायद मैंने इनको ऐसे एड्रेस करते हुए आज तक नहीं देखा। इनके लिए आप जरूर तालियां करें। ऐसे वर्ग लगाने का फायदा क्या होता है? हर व्यक्ति को अपने ढंग से जिम्मेवारी समझने का, बोलने का उनको मौका मिलता है, आपस में बातचीत करते हैं। एक परिवार की भांति हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। जिस वक्त हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो कई तरह के मजाक भी आते थे, क्या सब लोग संभाल पाएंगे, मंच पे किसको बिठाना है, मंडल अध्यक्षों को एक एक सेशन का इंचार्ज बनाना, महामंत्री क्या क्या जिम्मेवारी देखेंगे, किससे फूल किससे दिलवाने हैं, मंच के पीछे जो लिख के लगाया है वो क्या होना चाहिए, बाहर क्या लिखा होना चाहिए और किसके स्लोगन लगने चाहिए, खाने में आपका मेन्यू क्या होना चाहिए, आपका ब्रेकफास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट कहाँ करना है, एसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो आपको साहित्य दिया है, आपको बैग दिया है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब मेरे को नहीं मालूम साहित्य का इस्तेमाल किन किन लोगों ने किया है। इसमें एक आपको पैड दिया गया था, सबने वो निकाला पैड से, अभी तक बंद ही पड़ा है। जिन्होंने निकाला है जरा हाथ खड़ा करते, जिन्होंने नहीं निकाला कोई बात नहीं। 50% लोगों ने पैड निकाला है, इसका मतलब उन्होंने कुछ लिखा होगा। मेरा मानना है कि आप जब भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लोग अभी भी शायद खाने के बाद से थोड़ा सा ऊँग रहे हैं, अपने आजू बाजू देख लें किसी की नींद उठाने वाली है तो भाई उठा लो, जो कोई सोए हुए हैं उनको जगा लो, अपना पैड जो है निकाल के सामने रख लो, पेन को भी जरा हवा लगा लो, थोड़ा सा सीधे हो जाओ। बोलने वाले को भी अच्छा लगता है कि यार मेरे को कोई ध्यान से सुन रहा है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो सुनते सुनते तो सो जाते हैं। पिछले एक वर्ग में हमें पता लगा कि एक आदमी बोलते बोलते भी सो जाता है। तो शायद कुछ ऐसा भी होता है कि सामने को देख के खुद बोलने वाले को भी नींद आ जाए। आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि बोलने वाला आपको क्या दे सकता है। सबसे पहली चीज इसके अंदर रखने वाली है कि आपको पैड दिया जाता है, आपको जो पढ़ने को सामग्री दी जाती है उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो सामग्री आपको दी गई है साहित्य की, जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, चाहे एक भी कागज
कागज पड़ा है, गीत और समय सारणी को छोड़ के जो आपको बाकी 5 चीजें दी हैं, तो जिन्होंने उसको पढ़ा है किसी एक को भी को जरा हाथ खड़ा करें। एक व्यक्ति का हाथ खड़ा है जिन्होंने सिर्फ एक चीज पढ़ी। इसका मतलब बाकियों ने कुछ नहीं पढ़ा, या मेरा सवाल समझ नहीं आया? मैंने पूछा कि किसी ने जो एक कागज भी इसमें पढ़ा है, जो 5 सत्रों के आपको कागज दिए गए हैं, जिसने एक भी पढ़ा है वो हाथ खड़ा कर दे। दो चार लोगों ने पढ़ा। मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना जरूर स्वीकार करें। जो आपको साहित्य दिया गया है वो आपके पढ़ने के लिए, और अगर आपको जो ये दिन बीच में शाम को जो छुट्टी दी गई थी, वरना तो आपको वहीं पे ठहराने का प्रबंध था, आपको 24 घंटे इस वर्ग में रहना था, आपको ये सारा इसके ऊपर सवेरे सवाल जवाब भी होते। अगर अभी आपका इम्तिहान लिया जाए कि इसमें जो लिखा हुआ है, तो फिर आप इम्तिहान में पास कैसे होंगे? हमने जो पिछली बार वर्ग किया था, उसके अंदर वर्ग के अंत में हमने इम्तिहान भी लिया था। 100 सवाल बनाए गए थे, थोड़ा सा दूर दूर करके लोगों को बिठाया था, कहीं बचपन की तरह नकल ना मारनी। इस बार के सिलेबस में हमने इम्तिहान नहीं रखा, लेकिन हमने आशा करी कि आप इसको जरूर पढ़ेंगे। और मैं अभी भी आपसे प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये 5 सब्जेक्ट जो आपके लिए रखे हैं, आपको मालूम है जो 5 सब्जेक्ट थे आप कौन से थे? सेशन वाइज आपने उस पर ध्यान दिया? आपने सेशन वाइज ध्यान नहीं दिया। देखिए, जब तक आप एक कक्षा में आप सब लोग तो अपने पढ़ाई लिखाई वाला समय पार कर चुके हो, वैसे स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद जब दोबारा पढ़ना पड़े तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। कुछ लोगों को तो स्कूल कॉलेज भी मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पर वो अगर दोबारा पढ़ना पड़ा तो जरा मुश्किल काम है। लेकिन ये कागज आज आप घर जाके इसका अध्ययन जरूर करें। इसके अध्ययन से आपको ये फायदा रहेगा कि जो भी कहीं कोई चीज मिस हो गई है कहीं सुनने में, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। लिखने का इसलिए जरूरी है कि हम बचपन में एक चीज पढ़ा करते थे कि जो बढ़िया से बढ़िया याददाश्त है, उससे भी बढ़िया घटिया से घटिया पेन की स्याही है। ये क्यों कहा जाता था? घटिया से घटिया स्याही कागज पे लिखी जाएगी, आप उसको 10 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद भी ये कागज को दोबारा से खोलकर देखोगे तो आपको लगेगा कि भी मैंने उस वर्ग में ये सीखा था, उस वर्ग में मैंने ये बात लिखी थी, ये बात मुझको बताई गई थी। तभी वो आदमी उसमें से कुछ ज्ञान उसको कॉन्टिन्यूटी में याद रख सकता है। एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई क्या सीखे हो तुम? उसने एक बड़ी सुंदर भाषा में ये बताया कि आपको कुछ सीखना हो तो पेंसिल से सीखना चाहिए। बचपन में आपने इस्तेमाल की होगी कच्ची पेंसिल जो होती है, उसका ध्यान करें। उसके 5 गुण उसने पेंसिल के बताए। आप नोट करना चाहें, आपकी इच्छा है। पेंसिल तो नहीं है आपके पास, पेन तो है ही है, लेकिन गुण आपको मैं पेंसिल के बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि किसी से कुछ सीखना हो
तो पेंसिल ने हमें ये सिखाया है कि सीखने के लिए किसी के हाथ में अपने आप को देना जो है वो बड़ा जरूरी है। जब तक आप अपने गुरु में अपना सरेंडर नहीं करते, जब तक आप अपने गुरु को अपने आप को समर्पण नहीं करते, वो जिंदगी में आपकी शेप नहीं बना सकते, वो जिंदगी आपकी संवार नहीं सकते, वो आपको समझा नहीं सकते। पेंसिल को चलाने के लिए पहले पेंसिल को किसी के हाथ में होना जरूरी है। दूसरा गुण पेंसिल का बताया गया कि पेंसिल की तरह जब आप नई पेंसिल खरीदते हैं, उसमें से आपने सही चीज जब सीखनी है तो पहले पेंसिल को ब्लेड से उसको छीलना पड़ता है। उसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति ने अगर सीखना है किसी से तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, दुख दर्द में से निकलना पड़ेगा, उसी तरीके से वो पेंसिल को घटते हुए पेंसिल के शरीर को भी तो दर्द होता होगा। उसके ऊपर ब्लेड चलता है, उसको आप शार्पनर में घुमाते हो, वो कट कट के छोटे हिस्से उसके बाहर निकलते हैं। वो उसी तरीके से अगर जिंदगी में आपको कोई शेप लेनी है, अगर जिंदगी में आपको स्मार्ट बनना है, तो आपको भी ये कड़ा परिश्रम एक बार करना पड़ेगा, वरना आप भी पेंसिल की तरह स्मार्ट नहीं बन सकते और लिखने के काम तो आओगे ही नहीं। तीसरा, पेंसिल से हमको ये सीखने को मिलता है, जितनी मर्जी पेंसिल बाहर से सुंदर हो, लेकिन उसका असल उसके अंदर होता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती? पेंसिल के बाहर का हिस्सा तो लकड़ी का होता है, अंदर उसके सिक्का होता है। अब बिना उसको सिक्के को निकाले हुए पेंसिल काम नहीं कर सकती, इसलिए उसको जब घटते हैं हम तो सिक्का बाहर आता है, तो वो ये दर्शाता है कि आपका जो बाहर का मुखौटा है, जो आपका शरीर है, वो असल नहीं है। आपका असल क्या है? आपके अंदर है, आपकी आत्मा है, आपका हृदय है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है। आप उसके माध्यम से कहीं पे पहचान बना सकते हैं। आपके उसके माध्यम से अध्यात्म की खोज कर सकते हैं। आप उसके माध्यम से किसी से कुछ ग्रहण कर सकते हैं। आप उसके माध्यम से कहीं पे पहुंच सकते हैं। आज आप मोदी जी को एक शीर्ष के ऊपर देखते हो, तो क्या मोदी जी अपने शरीर की वजह से वो वहां पर पहुंचे हैं, या जो उनके अंदर चीज है उसकी वजह से वहां पहुंचे? ये अंदर की चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर का एक मुखौटा है। ये हमें पेंसिल समझाती है। चौथा गुण हम पेंसिल से ये सीखते हैं कि जो भी कुछ सीखो, जो भी कुछ आप ग्रहण करो, उसका कहीं ना कहीं अपना मार्ग जरूर छोड़ दो। मार्ग छोड़ने का मतलब, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती? जो हम लिखते हैं तो एक कागज में पेंसिल का लिखा हुआ पढ़ा जाता है। अपना जिंदगी में मार्ग कैसे छोड़ सकते हैं आप? अभी यहाँ पे मुझसे पहले अरुण जी बोल रहे थे। अरुण जी ने बोलते हुए आपको जो 50 चीजें बताई, आपको 25 चीजें अभी याद होंगी, 10 चीजें कल तक याद रहेंगी। जो आपको 5 चीजें जो आज से आपको 6 महीने बाद भी याद रहे, तो समझना कि अरुण जी ने अपने बोलते हुए अपना एक मार्ग आपके मन के ऊपर छोड़ दिया है। तो ये पेंसिल से आपको चौथी चीज ये समझने वाली है कि जहां पर भी रहो,
पार्टी के किसी भी क्षेत्र में काम करो, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाओ और बाकी सब लोगों के ऊपर एक ऐसा मार्ग छोड़ो कि लोग भी कहें कि यार बाप क्या आदमी, क्या व्यक्तित्व है। समिति प्रधान को समिति का काम देखने के लिए उसको उतना कंट्रोल करना है, अपने लोगों को साथ लेना है, नए लोगों को साथ जोड़ना है, घर घर में जाना है, चाय पे लोगों को बुलाना है, इकट्ठे करना है, चुनाव के वक्त बूथ को संभालना है। ये सारे गुण एक समिति प्रधान में होने चाहिए। तो जो वो गुण कैसे दिखा पाएगा? जो आदमी, कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मैं पूरा काम करूंगा। मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप समिति अध्यक्ष के नाते पूरा काम नहीं कर रहे, तो आप प्रदेश अध्यक्ष के नाते कैसे करोगे? आप सब अपने आप से ये सवाल पूछें कि आप पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, आप समिति में किसके तौर पे काम कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को साथ जोड़ा है, कितना समय आपने पार्टी को दिया है, कितने लोगों के घरों तक आप पहुंचे हैं और कितने कार्यक्रमों में आपने पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको मैसेज आता है तो क्या आप पहुंचते हैं कि उसके बाद आप सबको शिकायत करते हैं अभी बेनूते किसी ने किया ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? आपको पता होता है मैसेज आ गया, मतलब मैसेज कौन चेक करेगा? मैसेज भी पड़ा होता है, किसी ने आपको बताया भी होता है, लेकिन हम क्या डिसाइड करते हैं कि भाई मंडल प्रधान का फोन पे आया नहीं, मैं क्यों जाऊं? जैसे मंडल प्रधान के मुंडे का ब्याह है, जो तक फोन करेगा। मैसेज आ गया तो आपने करना है, 10 लोगों को साथ लेके जाना है। कई बार हम मैसेज करते हैं, नीचे लिखा होता है इन्फॉर्म अदर्स, लिखा होता है कि नहीं? आपको कमलम से मैसेज आते होंगे, वो जिसमें इन्फॉर्म अदर्स होता है, तो कई बार तो मंडल प्रधान भी अदर्स को इन्फॉर्म नहीं करते। क्योंकि पहले मैंने मंडल प्रधानों के हक में बात बोली तो सबके सिर हिल रहे थे। लेकिन कई बार होता है कि समिति प्रधान वो भी अपने साथी, अपने पड़ोस में नहीं बताते, इन्फॉर्म अदर्स। तो मेरा कहने का भाव है कि आपने मार्क छोड़ना है। ये चौथा गुण है जो पेंसिल से सीखने वाला है। पांचवा गुण जो पेंसिल का है, बड़ा महत्वपूर्ण गुण। पांचवा गुण पेंसिल में ये है कि कहीं गलती हो जाए तो पेंसिल के पीछे एक रबड़ लगा होता है। गलती हो जाए तो वही मिटा के उसको दोबारा से ठीक कर लेना। जिंदगी में इसका इस्तेमाल क्या होता है? हमें पार्टी में सिखाया जाता है कोई बात नहीं, गलतियां करो, क्योंकि कुछ काम करोगे तभी गलतियां करोगे। आप में कई कार्यकर्ता होंगे जो काम नहीं करते, देखो मेरे को तो कभी किसी ने क्रिटिसाइज ही नहीं किया। भाई क्रिटिसाइज कैसे होगा? आपने तो काम ही नहीं किया। और एक बात आप देख लें, जिसका ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है ना, वो सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वो इतने काम करता है। लोग कहते हो भी देखो आज दूध बांटने में लग गया, देखो लोगों को दूध बांट रहे, घर में बच्चों को मिलाया नहीं। किसी का कोई अगर लंगर लगा ले तो वो कह देते अच्छा देखो जी लंगर लगा दिया, लंगर बांट रहे, जूते डाल के बांट रहे, देखो कितना है जूते डाल के। किसी ने पार्टी का एक कार्यक्रम रख दिया, कार्यक्रम में सोचते थे कि 100 लोग होने चाहिए, वहां पे जब गए तो 60 लोग थे, तो उसमें से 10 तो इस फिराक में आए होते हैं, देखते हैं प्रोग्राम फेल कैसे होता है। कहते यार देख 100 कुर्सियां लाइया थी, 40 खाली गई हैं, क्या प्रोग्राम हुआ? अरे भाई उस व्यक्ति ने 60 आदमी तो इकट्ठे किए, आपने तो ये भी नहीं किया। तो क्रिटिसिज्म तो आप कुछ भी करोगे होना ही होना है,
मन में ये सोचना है कि मुझे चलते रहना है, चलते रहना है और चलते ही रहना है, दुनिया जो मर्जी कहती जाए मुझे चलते रहना है, ये काम एक कार्यकर्ता को अपने मन के अंदर सोचना पड़ेगा। ये 5 गुण अगर आप पेंसिल के याद रख सको, अभी चाय के ऊपर जब हम इसके बाद चाय है ना देवी, तो मैं 2-4 लोगों से पूछ लूंगा भाई कौन कौन से 5 गुण थे, जिन्होंने नहीं नोट किया तो पेंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर ले, और घर जाकर आज घर में एक व्यक्ति को ये पेंसिल के गुण जरूर सुनाना। एक कहावत होती थी बचपन में, कहते खरबूजे के साथ रंग बदलता है ना, किसी ने बदलता तो देखा नहीं, क्यों नहीं, लेकिन बदलता हो तो है। आज देखो आपके खरबूजे के साथ कितने खरबूजे बदलते हैं, आप इसका निर्णय करके देखिए। घर में जाकर आप बताएं, जो फेसबुक पे लोग हैं पेंसिल के 5 गुण लिखें और उसको कार्यकर्ता पे उसको अपनाएं। मैं इतना कह सकता हूं, आप इतनी एक ये 5 गुण याद रखें, आप जिंदगी में गलती नहीं कर सकोगे, जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे कार्यकर्ता की तरह भी, और अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ते जाओगे। ये 5 गुण आपके पास। कार्यकर्ता बनने के लिए ये कार्यशालाएं की गई, ये वर्क किए गए। अब देखिए पार्टी ने इसके पीछे कितनी मेहनत की होगी। ये कार्यशाला लगाने के लिए पूरे देश भर के उन्होंने हर प्रांत में से 4-5 लोगों को बुलाया। हम भी यहां चंडीगढ़ में से 4 लोग गए, 2 दिन हमको वहां पे ठहराया दिल्ली। 250 के करीब लोग पूरे हिंदुस्तान से आए हुए थे, उनकी ट्रेनिंग करी। आपके तो सेशन 1-1 घंटे के हुए हैं, हमारा सेशन वहां पे 2 घंटे का एक सेशन होता था। 2 घंटे के सेशन और उसके 9 सेशन हमारे लगे। 2 दिन वहां पे रुके, उसके बाद चर्चा होती थी एक सेशन के ऊपर। फिर उन्होंने पूछना, आपसे सवाल पूछने, क्या सीखा, क्या समझा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 250 आदमियों के बीच में वहां पे बिठा के पूरे देश के बड़े नेता देख रहे होते हैं, अमित शाह जी भी ऐसे हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए थे। आपने नोट किया होगा कि स्टेज के ऊपर किसको बिठाना है, इसकी बड़ी लिमिट है। किसी भी वर्ग में आपके सामने 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठे होंगे। चाहे प्रदेश अध्यक्ष भी आया तो वो नीचे बैठेगा, चाहे सारे वर्ग चल रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी नीचे बैठे हुए हैं, संचालक भी नीचे बैठे हुए हैं। ये हमारे कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। लोग शाम को नाराज होते हैं, तो यार मैंने तो मंच से बिठाया नहीं, मेरा भी कर। ये यहां से सिखाया जा रहा है। आपने ये क्या सीखा, ये आप देखें। ये सीखने के लिए है कि आपने ये सीखा कि अभी मंच पे किसको बैठना चाहिए। 1 मिनट के लिए सोच लो, पार्टी ने गलत भी निर्णय कर लिया तो कार्यकर्ता को तब भी उसकी पालना करनी पड़ेगी। अगर इशारा हो गया है जिला अध्यक्ष का कि भी तुमने नीचे बैठना है, तुमने ऊपर बैठना है, तो इसको मानना भी एक हमारा शिक्षा का एक ये हिस्सा है। हमको वहां बिठाया गया, जब अध्यक्ष जी ने अपना सेशन लिया तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ तो अध्यक्ष जी आके सामने बैठ गए। 2 सेशन तक वो सामने बैठे रहे, किसी ने उनका नाम नहीं लिया। किसी का नाम लेने की, ये पहले कहा गया कि किसी का नाम नहीं लेना आपने। सारे वर्ग वालों को ये बोला गया कि बोलते समय, कल मैं यहाँ बैठा था तो शायद किसी ने मेरा नाम, शायद सतपाल जी थे, मैंने इशारा किया उनको कि नाम नहीं लेना। हमने इस वर्ग की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना। आप यहां से क्या सीख कर जाएंगे, आपने
अपने कार्य से नीचे की जनता ये बताएगी कि ये सही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो हमारी छाती भी इस चीज को सुनकर जो है वो भी चौड़ी हो जाएगी कि मेरे कार्यकर्ता जो है वो इस ढंग से जनता के बीच में। ये कार्यकर्ता के निर्माण का एक रास्ता है। निर्माण करते हैं हम, क्यों जरूरत पड़ती है? ये जो कार्यशाला वहां लगी हमारी, उसके बाद हर प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा कि आप टीचरों को तैयार करने के लिए उस पर कार्य करिए। हमारे टीचर तैयार होने थे। आपको शायद याद होगा पिछले रविवार को हमने 50-60 लोगों को सिलेक्ट किया। 50-60 लोगों को जो जिसको कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, उनको 9 जो है सेशन के द्वारा उनको ट्रेन किया गया कि आपने आगे जाकर कैसे पढ़ाना है। उनको पूरा साहित्य दिया गया, उनके साथ उनकी पूरी तैयारी कराई गई। उसके बाद अब मंडल स्तर के ऊपर ये आपके वर्ग लग रहे हैं। इसके बाद 2 रातों का 3 दिन का जिले का वर्ग लगेगा। जो लोग इस वर्ग में आए हैं वो जिले में नहीं जाएंगे। जो जिले में आएंगे उसके बाद 3 रातों 4 दिन का प्रदेश का वर्ग है वो उसमें नहीं जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं ये जरूरत क्यों पड़ती है। एक आदमी से पूछा गया, उसने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि मैं अपनी नई कुल्हाड़ी ली, उसने गांव में गया, वहां जाकर पेड़ काटने लगा। एक दिन के अंदर 10 पेड़ काट लिए। बड़ा खुश हुआ, आराम किया। अगले दिन फिर शुरू हुआ, फिर पेड़ काटे, उतना ही समय लगाया, 5 पेड़ काटे। फिर उसके बाद शाम को आराम किया, फिर अगले दिन शुरू हुआ, फिर कुल्हाड़ी पकड़ी, फिर पेड़ काटे, 2 पेड़ कटे। बड़ा परेशान, कहता वही मैं हूं, वही कुल्हाड़ी है। 10 घंटे तीनों दिन काम किया है। पहले दिन 10 पेड़ कटे, दूसरे दिन 5 कटे, तीसरे दिन 2 कटे। परेशान होकर गुरु के पास गया। गुरु जी को कहता है, गुरु जी ये बताओ जरा मैंने क्या गड़बड़ करी है? तो मालूम गुरु जी ने क्या कहा? कहते तूने समय भी पूरा लगाया, तूने साहस भी पूरा लगाया, एनर्जी भी पूरी लगाई, जोर भी लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन क्या तूने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया? समझ आ रही बात आपको? ये जो कुल्हाड़ी हम आज तेज कर रहे हैं कि जाके पूरे पेड़ काट पाएंगे कि नहीं? आप देखो जो ये प्रशिक्षण है, ये कुल्हाड़ी तेज करने वाला काम है। आदमी सोचता है कि यार पता नहीं क्या कमले हो गए, जिला प्रधान मंडल प्रधान फोन कर करके लिस्टा बना रहे हैं, आके थे बिठाता सवेरे शाम तो पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे, समय सानू आ नहीं रहा, एवं बिठाया है, क्या क्या करी जा रहे हैं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं पै रहा। रोटी खाते टाइम की मैं वेट करता रहना, वर्क भी जो खत्म होएगा, रोटी खावांगे तो घर चलांगे। कुछ लोग सोचते हैं। मैं कहता हूं कि किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, उसने भी बहुत कुछ पाया है। यहां बैठे बैठे आपने क्या क्या सीख लिया, इसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं होगा। ये जो साथ रहने में भी एक जो होता है काम, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये एटमॉस्फेयर भी जो आपको सिखा रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये साहित्य, ये बोलना, ये बोलने की कला, आपस में बात करना, एक दूसरे से सीखना, ये नहीं है कि जरूरी जितने यहाँ पे बोलने वाले आए हैं आपने उन्हीं से सीखा है। आपने अपने साथ वाले बैठे वालों से कहीं कुछ सीखा होगा, आपने खाने के समय कहीं कुछ सीखा होगा, आपने चाय के समय कहीं कुछ सीखा होगा, आपने आपस में बातचीत करते हुए किसी से घर में जब जाकर बताओगे आपने उसमें से भी सीख लेना। एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया,
कहता है जी पंडित जी मैं रोज यहाँ पे आता हूँ मंदिर में आता हूँ, रोज आप मेरे को पाठ सुनाते हो, मेरे को 15 साल हो गए पाठ सुनते, लेकिन मेरे को तो एक भी पाठ याद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कल से बंद ही कर दूं, मेरे को क्या फायदा होगा। पंडित जी कहते हैं बेटा मुझे ये बताओ, आज से 1 वर्ष पहले आज ही के दिन दोपहर के वक्त तूने जो भोजन किया था तुम्हें याद है? कहता जी वो कल का भोजन याद नहीं है, आप 1 साल पहले की बात कर रहे हो। कहते लेकिन जो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले जो तूने भोजन किया था, उस भोजन का हिस्सा तुम्हारे रक्त को संचारित कर रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर हड्डियों को ताकतवर किया उसने, रक्त को पैदा किया उसने, धमनियों को तेज किया, तुम्हारे शरीर को एकाग्रित किया। कौन से भोजन ने कहां पे किया तुम्हें खुद नहीं मालूम, भोजन अंदर तो गया था। भोजन को याद रखना जरूरी नहीं है, जो शरीर ने उसमें से ग्रहण कर लिया है वो तुम्हें भी पता नहीं लगा। इसी तरीके से आपके प्रशिक्षण ने आपको क्या दे दिया है आपको खुद भी पता नहीं लगेगा, और आपको ऐसे ग्रहण कर लोगे कि भी मैंने वाकई मेरे में कुछ बदलाव है, मैं अपने आप को शिक्षित महसूस कर रहा हूं। ये जो महसूस करना है, ये जो अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर काम करना है, इसी चीज का नाम शिक्षण। इसी चीज से कि आपने किस तरीके से आप कल से एक अच्छे कार्यकर्ता बन के निकले, यही तो शिक्षण है। और शिक्षण क्या है? आपने कोई उंगली के ऊपर किसी ने आपसे पूछना नहीं है कि 1975 में इमरजेंसी में कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, ये तो नहीं पूछना किसी। शिक्षण के अंदर आपने कितना डिसिप्लिन का पालन किया है। आपको यहां बोला गया होगा कि अपने फोन को साइलेंट कर लो या बंद कर लो। कितने लोगों ने साइलेंट किया या बंद किया आपको बताइए? हमें भी पता है, हर प्रोग्राम में होता है। बोलते हम भी हैं, लेकिन बंद कौन कौन करता है ये आप भी जानते हैं। ये चीज की कमी क्यों होती है? मन में होता है कि नहीं यार की बंद है, मैं बंद में इस तरह करूं। हमारे प्रमोद महाजन जी एक चीज को बोलते होते थे कि इस कार्यक्रम में सब लोग अपने फोन जो है बंद कर लीजिए, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर के जिनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोन आने वाला है उनको छोड़ के बाकी लोग अपना फोन बंद कर दें। वो ऐसे बोलते होते थे। ये डिसिप्लिन अगर हमने सीख लिया इतनी सी चीज में, भाई इतना कह दिया, यहाँ पे अध्यक्ष जी ने इतना कह दिया भाई सीधे बैठ जाओ, तो आप सीधे बैठ गए, ये भी एक डिसिप्लिन है। आपको बोला भाई लिख लो कुछ, अब ये तो हम नहीं निर्धारित करेंगे क्या लिखना है, वो तो आप ही निर्धारित करोगे। जिस व्यक्ति ने उस कॉपी का यूज किया है इसका मतलब उसने भी कुछ ना कुछ बात मानी है। जिसने पूरा समय दिया है उसने भी कहीं ना कहीं वो बात मानी है। किसी के परिवार में कोई ऐसी चीज हो गई जिसको पूरा समय नहीं भी दे पाया, आधा समय दिया है, उसने आधा भी कुछ सीखा होगा। अब आप आते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करते हो, ये अब आपके ऊपर, अब आपके अगले क्षणों में ये आएगा आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जो लोग समिति में काम कर रहे हैं, मंडल में काम कर रहे हैं, आज वो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए कि आपको यहाँ पर ये करने के लिए सब लोग जो पीछे हैं उनको कितनी कोशिश, कितनी एफर्ट करनी पड़ी होगी, उसका अंदाजा लगाइए। जब कल रात को मेरे को डॉक्टर हर्षवर्धन का फोन आया कि भी ऐसे ऐसे मेरे को इमीडिएटली एक कार्यक्रम करके जाना है, तो तुरंत मैंने पहला फोन आपके जिला अध्यक्ष को किया। मैंने उनको कहा भी ऐसे ऐसे है, तो मुझे लगता है कि वो पहला कार्यक्रम करके निकल जाएंगे, आप तक शायद वो ना पहुंच पाए। इन्होंने मुझे कहा कि संजय जी अगर आपकी
मुश्किल है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप इतना कोशिश करें, चाहे वो कुछ भी ना बोलें, वो 2 मिनट के लिए इधर से होके सबको नमस्कार करके चले जाएं तो लोगों को लगेगा कि हमने जो उनको वायदा किया था उनको हमने पूरा करा दिया। मुझे लगा कि एक जिला अध्यक्ष कितना इस चीज के लिए चिंतित है कि भी मेरे कार्यकर्ता जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ के बुलाया है, कहीं शाम को जाते हुए मेरे को कहीं गाली ना दें, गुस्सा ना करें, कहीं ताना ना कसें कि भैया आपने तो कहा था मंत्री जी आ रहे हैं देश के, आपने मंत्री की तो शक्ल भी नहीं दिखाई। कम से कम उसके बाद इन्होंने आपके संचालक जो स्टेज पर बैठे हैं, इन्होंने सुबह से मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था कि जैसे मर्जी आप उनको लेकर आए। अब आप अंदाजा लगाएं, मंत्री जी ने डिसाइड कर लिया कि वहां से गाड़ी में बैठ के और कहते मैं जा रहा हूँ दिल्ली जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में साथ बैठ गया वहां से, और जो आगे उनके जिप्सी चल रही थी उसको ये कहा हुआ था कि दिल्ली जाना है। मैंने कहा जी कुछ चीज आपसे डिस्कस करनी है, मैं गाड़ी में बैठ लेता हूँ, पीछे मेरी गाड़ी आ रही। उनका व्यक्ति तो उनकी बात मानेगा, मेरी तो नहीं मानेगा। जिप्सी को बोला हुआ था कि वे दिल्ली की तरफ लो। रास्ते में मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी दिक्कत तो थोड़ी सी है, आपको 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगेंगे। उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा ऐसी बात है, हमारे कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद है कि आप एक बार आके वहां पे चाहे 2 मिनट नमस्ते करके चले जाओ। कार्यकर्ता की हिम्मत बढ़ जाएगी, साहस बढ़ जाएगा, उनको लगेगा कि एक हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हमको मिलकर गए हैं, हमारे से बातचीत करके गए हैं। और मैंने कहा जो वहां पे संचालक हैं उनकी बड़ी मुश्किल पड़ेगी, मैं तो पीछे हूँ अभी, मेरे को तो बाद में सुनने को मिलेगी, लेकिन उनको बहुत होगा। आप अंदाजा करें कि इस रोड पे आते आते फिर उन्होंने अपने व्यक्ति को बोला कि गाड़ी इधर मोड़ लो भाई, जहाँ संजय जी कहते हैं वहां पे ले जाओ, मैं 5 मिनट सबसे बात करके फिर निकल। आप अंदाजा लगाएं कि ये छोटी छोटी चीजें, हम जब ये वर्ग की तैयारी कर रहे थे तो बोला भी जितने बोलने वाले आएंगे उनको शॉल दी जाएगी। हमारे को लिख के दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आई है कि जो भी बोलने वाला व्यक्ति आ रहा है उसको कोई गिफ्ट नहीं देना। मैंने कहा सुबह से शाम तक 2 फूलों के ये गुलदस्ते मंगा के रखना। भी मेरे को ये दे रहे थे, मैं पूछ रहा था कितनी बार घूम चुके हैं भाई आपको छोटी छोटी मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजों के अंदर बड़ी शिक्षाएं जुड़ी होती हैं। आप भी सोचते हैं इसमें क्या है? आफ्टर ऑल आप देखिए, आप सबने इस कार्यक्रम के लिए 50 रुपए दिए होंगे। 50 तो दिए ना, सिर्फ नहीं हिला रहे सारे फिर जिसने नहीं दिए वो जरूर दे देना। उतनी देर आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होना दिल्ली से, आपकी फोटो भी लगनी है, उसमें सब कुछ जाना है। 50 रुपए जरूर दे देना। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, आपके इस वर्ग के लिए कम से कम 500 से 700 रुपए पार्टी ने आपके ऊपर खर्चे हैं। ये पार्टी की कमाई जो है वो इस चीज में है कि जब आप एक अच्छे कार्यकर्ता बनते हो, वो पार्टी की कमाई है। 50 रुपए हमारी कमाई नहीं है, लेकिन 50 रुपए देने का मतलब ये है कि हमने एक शिक्षाबद्ध तरीके से हमने उस कार्यक्रम के बीच में से निकले। ये छोटी छोटी बातें कि ये किस ढंग से ये कार्यक्रम चलेगा, आप अच्छे कार्यकर्ता बने, आप अच्छे कार्यकर्ता से और कार्यकर्ता अपने साथ जोड़ सकें। यहाँ पे समिति के होंगे, समिति वालों का क्या काम होता है? चंडीगढ़ के अंदर समिति बूथ के बराबर होती है। बूथ सब समझते हैं? समझते हैं सब लोग बूथ? जो समझते हैं हाथ खड़ा करें। इसका मतलब बाकी नहीं समझते। यार ये वो बूथ नहीं है जो ये मार्केटों में बने हुए हैं, ये दूसरा बूथ है। बूथ मतदान केंद्र। एक बूथ के अंदर कितने वोट होते हैं मालूम किसी को? 1000-1200। ठीक कह रहे हैं।
वही 1200-1400 तक हैं। जैसे ही उससे ज्यादा होते हैं तो नया बूथ बन जाता है। चंडीगढ़ के अंदर बूथ का मतलब हमारी समिति है। अब आप बूथ में देखें कितना वोट होता है, 1200 से 1400। जो लोगों ने इलेक्शन में काम किया होगा उनको मालूम होगा कितना वोट पोल होता है। कितना पोल होता है जी? नहीं, सारे बुलाते हैं। अगर 1200-1300 का आपका बूथ है, आपका वोट कोई लगभग 60 से 70% वोट पोल होता है। ये जानते सब लोग, नोट कर लीजिए, आपको फायदा रहेगा। 70% हुआ तो 1200 के मतलब आपके 840 वोट, 900 वोट पड़े। ठीक है जी। अगर आपके बूथ में 900 वोट पड़ते हैं, 900 में से आपको बूथ जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 500 वोट चाहिए। ठीक कह रहा हूं नहीं? जिसको बात समझना है सिर मत हिलाना, क्योंकि मैं पकड़ लूंगा। 500 वोट अगर आपको जीतने के लिए चाहिए, 500 वोटों का मतलब होता है कितने घर? एक घर में लगभग 4 या 5 वोट होते हैं, तो कितने घर हो गए? 100 घर। एक समिति प्रधान को अगर अपना वर्चस्व बना के रखना है तो कम से कम उसको 100 घरों तक पहुंचना है। ज्यादा से ज्यादा वो 200-300 तक भी कर सकते हैं। 300 तो टोटल घर होंगे उस बूथ में। ठीक है ना? अब आप जो चीज समझने वाली है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर वक्त मोदी जी की वेव होगी और ऐसे वोट पड़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी वक्त मेहनत से भी वोट लेने पड़ते हैं। आपका कारपोरेशन का चुनाव अगले वर्ष आना है, आपको मेहनत पे वोट मिलेंगे, आपको वेव पे नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान दें, कुछ लोगों के मन में इच्छा होगी कि मैं काउंसलर बनना चाहता हूं, कुछ लोगों के मन में इच्छा होगी कि मैं अपने दोस्तों को काउंसलर बनाना चाहता हूं। तो आपको अपना बूथ जीतना तो जरूरी है। हमारे यहाँ पे एक वो नारा दिया जाता है, बूथ जीता चुनाव जीता। क्या बोलते हैं? बूथ जीता। इतनी भीड़ी आवाज से तो मैं ही बैठ दूंगा यार। जरा दमदार आवाज आनी चाहिए। मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ यार, सारा पसीना पसीना हो गया। बूथ जीता, बूथ जीता। इसका मतलब क्या है कि जो बूथ आपने जीत लिया तो आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है? एक अच्छा कार्यकर्ता बनना है। कार्यकर्ता अच्छा बनना है, आपका प्रशिक्षण हम करा रहे हैं। प्रशिक्षण कराया, आपने घर जाके इस्तेमाल ही नहीं किया, डब्बे में बंद किया, अपनी दुकान खोलकर बैठ गए, अपने काम पे लग गए, काम था। ठीक है ना? आपने क्या करना है, मैं उसकी रचना आपको बता रहा हूं। 100 घर कम से कम अपने बूथ के अंदर ध्यान में कर लीजिए। जितने आज लोग हैं, अभी यहाँ पे आपके 120 बूथ आते हैं आपके जिले में। देवी जी ठीक है ना? और इस समय हॉल के अंदर 93 लोग बैठे हैं, 93 लोग बैठे हैं। रफली अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक व्यक्ति एक हिस्से 1.25 बूथ आता है। तो 100 घरों की बजाय आप सोच लो कि 125 नहीं तो 150 घर का अंदाजा लगा लो। आपका क्या काम है कि 150 घरों तक आपने अपना वर्चस्व बना के रखना है। उन घरों को अपने साथ जोड़ना है, उनको पार्टी की पॉलिसियों के बारे में, सरकार की पॉलिसियों के बारे में, नीतियों के बारे में आपने बताना है। उन लोगों को कभी अपने घर बुला लेना, कभी उनके घर चले जाना, कभी किसी लोग व्यक्ति के घर में मीटिंग कर लेना, 20 लोगों को इकट्ठे करना, पार्टी की नीतियों के बारे में बताना, सरकार की नीतियों के बारे में बताना, कभी कोई छोटा प्रोग्राम कर लेना, कभी गेट टुगेदर कर लेना, चाहे बीच में पिक्चर की बात कर लेना, चाहे बीच में किसी नाटक की बात कर लेना, चाहे किसी अखबार के कार्टून की बात कर लेना, उसमें कोई चक्कर नहीं है। एक जब हम भी आपस में दफ्तर में बैठते हैं, लोग कहते हैं जी मीटिंग चल रही है, अंदर कई बार हमारे वहां भी कार्टून चल रहे होते हैं और ये चुटकुले सुना रहे होते हैं, निकू जी वहां चुटकुला सुना रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है।
इकट्ठे बैठने का मतलब है ये नहीं है कि हम लोग बैठ के सिर्फ वही काम करें। आप इतना जरूर करें, इसको होमवर्क लेकर करें। और मैं देवी जी आपको इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि आप कोई महीने भर बाद सब व्यक्तियों से एक बार पता करके कि भी किसने 20-25 लोगों की मीटिंग अपने घर में करी है, जिसने कोई ऊपर के नेता को नहीं बुलाना आपने। ये मत कहना भी चलो संजय टंडन को बुला लेगा, पता लग जाएगा मैंने मीटिंग कर ली, देवी सिंह को बुला लें, निक्कू को बुला लें, अपने मंडल प्रधान को बुला लें, कोई किसी प्रधान को नहीं बुलाना आपने अपने बूथ के 20 लोगों को 25 लोगों को महीने में एक बार 2 बार, चाहे किसी के घर इकट्ठे करो, चाहे अपने घर करो, चाहे किसी के करो, ये जरूर करना है। इसको पक्का कर लो कि आज के प्रशिक्षण का ये एक काम है कि हमने जनता के बीच में रहना है, जनता के साथ जुड़े रहना है। ये काम है कि जो आपने करा। अगर आपने अपना बूथ संभाल लिया तो समझ लो देश संभल गया। आपके ये आप छत देख रहे हैं, ये छत क्यों खड़ी है? क्योंकि यहाँ पे एक पिलर है। ये पिलर ने इस छत का बोझ लिया हुआ है, एक वहां पे पिलर है। ये जो छत है ये पार्टी है, ये जो पिलर है ये आप लोग हैं। अगर ये 2 पिलर निकाल दें तो ये छत नीचे आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? किसी को पता नहीं लगता कि भी मेरी क्या ताकत है, ये समझ नहीं आती। लेकिन आपको इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कि मेरी कितनी ताकत। आप घर में देखते होंगे माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, घर की गृहस्थी चल रही है, जो घर में रोटी पानी चल रही है, माँ बाप 2 पिलर की तरह वो घर को चला रहे होते हैं। बच्चे को समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है। इसी तरीके से एक पार्टी है कि ये बड़े स्तर के ऊपर एक बड़ा मंच है, लेकिन ये पिलर के तौर पे हम सब लोग उसके पिलर हैं और हम एक ताकतवर पिलर बन सकें, ये चीज हमको सीख के आज के इस शिक्षा के हमारे वर्ग से आज शिक्षा लेकर जाना है। दूसरा इसके साथ एक विषय आता है कि हमें अपनी सरकार है, सरकार के कितने कार्य मोदी जी की सरकार ने किए। कल का भाषण आप में से कितने लोगों ने कल मोदी जी का भाषण सुना? हाथ खड़ा करें। लगभग 40% लोगों ने भाषण सुना, बहनों ने कम सुना। बहन जी को जरा उठा दें। इतनी मजेदार बातें सुना रहा हूँ, आप सो जाएंगे, वो भी मेरे सामने, तो मेरे को भी नहीं रहा है। कई बार ना बोलने वाले को भी इस चीज का एहसास नहीं होता। जब एक आदमी सो रहा होता है ना, उसको लगता है कि यार कहीं गड़बड़ है मेरे में। मुझे भी अपनी गड़बड़ का एहसास हो रहा है। आपसे यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी पार्टी की सरकार है, यहां पे लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के 10 काम उन्होंने करने थे, कांग्रेस वाले 2 काम करते हैं, 5 साल में ये ढिंढोरा पीटते हैं उनके कार्यकर्ता। उनको बोलो यार ये काम नहीं हुआ है, कहते देख ये काम कर दिया, ये मनरेगा कर दिया, वो जनरेगा कर दिया। वो सवेरे से शाम तक उसका डंका बजाते रहते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 10 में से 8 काम सरकार ने कर दिए। वो चौराहे पे खड़ा होगा, कहीं दुकान पे खड़ा होगा, कहीं क्लब में बैठा होगा, कहीं मार्केट में होगा, रेस्टोरेंट में होगा, किसी दफ्तर में बैठा होगा। दूसरा कोई पूछे ना पूछे खुद ही कहेगा यार ये 2 कम रह गए। अब ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए, इसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक स्लोगन दिया। सबसे पहले ये याद रखना है, अपनी सरकार अच्छी सरकार। क्या बोल रहे हैं? अपनी सरकार नहीं, अभी भी सोए
सोए हुए को उठाना है जरा। अपनी सरकार अच्छी सरकार, क्यों जी? अपनी सरकार अच्छी सरकार, लगा पता? उठ के शब्द ने ये एक मुख्य मुद्दा है जो मन के अंदर आपने बना के रखना है कि अपनी सरकार अच्छी सरकार है। कोई व्यक्ति बाजार में खड़ा होकर आपको कह दे कि यार आज तो यार वो मोदी जी ने ना भाषण नहीं दिया वहां पे पार्लियामेंट में, वो कांग्रेसी ऐसा कोई बोले तो बोलो भाई यार पहले बता तुम्हारा पप्पू को भाषण दे रहा है, तुम मोदी जी की बात कर रहे हैं। पप्पू जी क्या भाषण देते हैं आप जरा दो चार चीजें अपनी याद करके रख लो। पप्पू जी खड़े होते हैं पार्लियामेंट में, कागज सामने रखते हैं, ऐसे कागज हम भी रखते हैं। अभी तक कागज खोला नहीं है क्योंकि अभी तक मैं वहां पहुंचा ही नहीं कि जो बोलना था। अभी तो मैं आपको देख के बोली जा रहा हूँ, 2-3 घंटे दूंगा मैं, आप जानते रहोगे ना। आप अंदाजा लगाओ, वो यहाँ पे लिख के लाता है बड़े बड़े अक्षरों में गांधी के 3 बंदर। नहीं बनाया था उसने उसको चेहरा, क्योंकि उसको गांधी के 3 बंदर भी बोलने उसको याद नहीं रहता, वो लिख के लाता है और यहां से देखता है गांधी के 3 बंदर, वो ऐसे करके बोलता है। आप जब बाजार में खड़े होकर जब आप वो पप्पू का नाम लेकर ऐसे बोलोगे तो वो कांग्रेसी आपके सामने खुसक नहीं सकेगा, मिनट में भाग लेगा। वो बात करे, आप उसको पूछिए कि भाई साहब आपका, वो बोलते हैं कि यार ये तो प्रधानमंत्री जी वो बाहर जाते रहते हैं, बाहर जाते हैं तो काम देखो कितना करते हैं। 1-1 घंटे के बाद मोदी जी का ट्वीट आता है कि भाई मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, ये काम कर रहा हूँ, इस व्यक्ति से मिला हूँ, इस जगह ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस जगह से ये देश के लिए लाया हूँ, इस व्यक्ति को मनाया है, साथ में जोड़ा है। आपके पप्पू जी तो 57 दिन कहां घूमते रहे, कहां रंगरलियां मनाते रहे, किसी को मालूम नहीं। जब आप ये बात बोलोगे तो कांग्रेस वाले की टाइट आए, अच्छी तरह बोला करो ना, टाइट आए, हाँ वो भी फिश। तो जब तक ये चीज आप आंगन में खड़े होकर, अपनी दुकान पे खड़े होकर, बाजार में खड़े होकर कांग्रेस वाले की उस रोड पे फिस नहीं कर दोगे तो समझ लो कहीं देश के अंदर नेगेटिव प्रचार हो रहा है। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो है ना वो डरा हुआ है, वो सोचता है कि भाई मैं बोलूंगा पता नहीं आगे से क्या बोले। पहले से ही अपने अंदर वो पूरा एम्यूनेशन जो होता है ना, एम्यूनेशन को क्या कहते हैं, मसाला, वो भर के रखना पड़ता है, गोलियां तैयार रखनी पड़ती हैं। कभी आप दूसरे पे दाग पाओगे वो गोली, नहीं दाग पाओगे वो आगे से फिर चौड़ाएगा, फिर वो कहेगा देखो जी आपने कहा था हम ये महंगाई कम कर देंगे, महंगाई तो कम नहीं हुई। अरे भाई 10 साल में आपने देश को दोनों हाथों से लूटा है, आपको ये बात याद नहीं रही? मोदी जी के आने के बाद तो जो महंगाई की दर जो 2 हिस्सों में थी वो 1 हिस्से में आ गई है। पेट्रोल डीजल भी रोज कम हो रहा है और बाकी चीजों के दाम भी कम हो रहे हैं। तुम किस महंगाई की बात करते हो जो सोनिया गांधी ने अपने पर्स में डाल के कोयला लेकर भाग गई, तुम उसकी बात करते हो? या तुम उसकी बात करते हो स्पेक्ट्रम की चोरी करके टेलीकॉम के घोटाले से जो 2.25 लाख करोड़ रुपया लेकर ये लोग भाग गए थे, तुम उसकी बात करते हो? आज तो हमारा देश ऐसा है, एक एक चीज के अंदर इंटरनेट के ऊपर सीधा वहां पे टेंडर होता है। ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता 100% है। उसके सामने जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है उसको सामने नजर आ रहा है। आज जनता के साथ धोखा करना पॉसिबल नहीं है। सड़कें जो 2 किलोमीटर पे रह गई थी अटल जी के समय में, ये सड़कें 14 किलोमीटर एक दिन में बन रही थी। कांग्रेस के राज में ये सड़कें 2 किलोमीटर पर रह गई। आज फिर यहाँ पर मोदी जी के राज आने के बाद आज फिर वो सड़क 11-12 किलोमीटर प्रतिदिन बनने लग पड़ी है। जब आप उसको ये ठोस जवाब देते हो तो वो जनता जो है वो
दम से वो चुप होती है, उसको लगता है कि भी मेरी पार्टी में दम है, मेरे लीडर में दम है। हमारे लीडर का दम देखो, अभी वो दुबई गए हैं, 2 दिन की यात्रा पर गए हैं। दुबई के अंदर बुर्ज नाम की सबसे दुनिया की बड़ी बिल्डिंग है। अगर किसी ने देखा हो सोशल मीडिया के ऊपर, अभी उन्होंने निकाल के भेजा है कि बुर्ज जो बिल्डिंग है उसको तिरंगे में बना दिया गया है। एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर तिरंगा फहराने वाला हमारा प्रधानमंत्री है वहां पे। 30 साल के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है वो दुबई जा रहा है। कौन कौन से देशों से वो क्या क्या लेकर आए हैं। मणिपुर के अंदर जहां से हमारे ऊपर गोलियां चलाकर, मणिपुर में गोलियां चलाकर वो बर्मा में, म्यांमार में भागकर चले गए थे। हमारे नेता के अंदर दम था, अंदर जाकर वहां पे 200-400 लोगों को मारकर आए हैं। आज मणिपुर नागालैंड का वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके सामने, वो संधि साइन करके दिखाई है। ये हमारे लीडर की ताकत है। जब तक आप ये बात बुलंदी से अपने चौराहे के ऊपर पान की दुकान के बाहर खड़े होकर 10 लोगों के बीच में नहीं बोल सकते, तो समझना कि कहीं आपका प्रशिक्षण जो है वो पीछे रह गया। तो समझना कहीं कि आपने आज के प्रशिक्षण से सीखा नहीं है। तो समझना कहीं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का आपने वो कार्य पूरा नहीं किया है। तो आप समझना कि इस चीज के लिए जो पार्टी ने आपको तैयार किया था, जो पार्टी ने आपके ऊपर समय लगाया था, जो पार्टी ने आपके ऊपर खर्चा किया था, आपने उस धरोहर को पूरी तरह से निभाया नहीं है। ये आज आपको समझ कर जाना है। हमारे सिस्टम के अंदर जो समिति संभाल रहा है उसके ऊपर मंडल आता है, मंडल के ऊपर जिला आता है। आपके 12 से लेके 25 समितियों को मिला के एक मंडल बनता है और आपके 6 या 7 मंडलों को मिलाकर एक जिला बनता है। कई ऐसे लोग होंगे जिनको समिति, मंडल और जिले की परिभाषा का शायद जानकारी ना हो। ये जानना जरूरी है। समिति लिख लेना आप। समिति आपकी 1200 से 1500 वोटों वाली एक समिति है, टोटल वोटों की। समिति में आपने क्या करना है मैं आपको बता चुका हूं। मंडल वाले ने क्या करना है उसको जिले के प्रशिक्षण में समझाया जाएगा। मंडल वाले ने उस समितियों का कंट्रोल करना है जो 12 से 25 तक समितियां हैं, उसने उनको कंट्रोल करना। फिर जिले वाले ने मंडल को कैसे कंट्रोल करना है। ये एक कड़ी है जिसे जिले के ऊपर प्रदेश आता है, प्रदेश के ऊपर हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं, वो हमको समझाते हैं, हम आगे अपने जिलाध्यक्षों को समझाते हैं, जिलाध्यक्ष आगे मंडल अध्यक्षों को समझाते हैं, मंडल अध्यक्ष आगे समिति अध्यक्षों को समझाते हैं। समिति अध्यक्ष को समझ आना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 5वें नंबर के ऊपर मैं आता हूं, मेरे साथ जो जुड़ा हुआ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये समिति अध्यक्ष को अपने मन के अंदर धारना चाहिए। अगर मैं फेल होता हूं तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष फेल होता है। ये जिम्मेवारी लेकर अगर चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपका प्रशिक्षण सफल हुआ। आपके पास बोलने को मेरे पास कागज बहुत हैं, अभी 2 घंटे और चलना है या समय। देवी सिंह जी परेशान है, कहते चाय ठंडी हो गई, लेकिन कार्यकर्ता तो अभी गर्म होना शुरू हुआ है। देवी सिंह जी चाय ठंडी होती है तो आप जब तक इस भावना को लेकर नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि एक कार्यकर्ता का निर्माण उसके बिना संभव है। आपके दारोमदार पर यह पार्टी चलती। आपको मैं
आप में से कई लोग नौकरी करते होंगे, नौकरी करते हैं, आपके पास प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट होता है आपके पास, मालूम है सबको? प्रोविडेंट फंड कटता है। प्रोविडेंट फंड जो कटता है, अभी तक सरकार का क्या सिस्टम था, आप अगर यहाँ काम करते हो, यहाँ के बाद आप दिल्ली चले गए या बॉम्बे चले गए, आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट यहाँ रह जाता था, दिल्ली जाके नया खोलते थे, पुराने के पैसे कईयों के वैसे ही मर जाते थे। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद सारे प्रोविडेंट फंड का यूनिक कोड कर दिया है, हर व्यक्ति का सिंगल कोड होगा, चाहे कन्याकुमारी में काम करो, चाहे श्रीनगर में काम करो, आपका खाता एक होगा। अगर एक दिन भी कहीं से आपके प्रोविडेंट फंड में पैसे आए हैं, आपकी जिंदगी भर उसके अंदर जमा रहेंगे। दोस्तों, पता है कितना पैसा है जो अनक्लेम्ड है? 27,000 करोड़ रुपया जो सरकारी खजाने में पड़ा था, उसको जनता में, गरीबों में वापस लौटाने वाला हमारा प्रधानमंत्री है, हमारी सरकार है। आप किसी भी क्षेत्र को उठाकर देखें, कोयले के क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, पढ़ा था आपने? वो 300 के कुछ खदाने थी, जो माइंस थी 300 के कुछ। अभी 66 माइंस को, 66 खदानों को नीलाम किया गया, तो उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने में आ चुका है। 3 लाख करोड़ रुपया 66 खदानों से। आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो कांग्रेस की सरकार ने, तो वो चिट्ठी इशू करते थे, सोनिया गांधी किसी को पेपर दे देते थे कि चलो जाकर तुम ये खदान ले लो, उसको पता ही नहीं होता था खदान है क्या, वो अपनी कंपनी में लेता था, इनसे 100 रुपए में जो है इनको 100 रुपया दिया, आगे जाके 10,000 रुपए में कंपनी किसी को बेची, आगे जाके उसने 1 लाख रुपए में आगे बेची, 3 मिडलमैन बीच में कवर हो गए, यही काम चलता था। कांग्रेस की सरकार कौन सी थी? मिडलमैन की सरकार। कौन सी थी? मिडलमैन की सरकार। मुझसे किसी ने पूछा, कल रात को एक चैनल वाले से इंटरव्यू ले रहा था मेरी, कहता जी आप कैसे देखते हो 1 साल भर का ये काम? मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा एक बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर पानी डालता जाता है कोई आदमी, उसके अंदर 50 छेद हैं, तो बाल्टी में पानी रहेगा? क्यों जी? नहीं रहेगा ना। तो मैंने कहा देश के, हमारी अर्थव्यवस्था का हाल ये था, वो बाल्टी की तरह था, 50 छेद थे, जो भी टैक्स आता था वो छेदों से कोई ना कोई चोरी करके कोई मिडलमैन अपने घर ले जा रहा था। 1 साल भर में मोदी जी की सरकार ने वो सारे छेद जो हैं बाल्टी के बंद किए हैं, जो ऊपर मंत्री लोग बैठ के खाते थे, सोनिया गांधी के करिंदे खाते थे, उसको बंद करके आज देश के खजाने को इकट्ठा करना शुरू किया है। आपको आगे आने वाले समय में नजर आएगा, उसका फायदा नजर आएगा। ये अब तब्दीली का समय आ गया। मुझे लगता है कि इस तरह के 20 उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन समय और घड़ी हमारे कहने पे तो चलती नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने आप को विराम देना पड़ता है। मैं आपसे आज का सेशन समाप्त करने से पहले एक सिर्फ सुकरात की एक बात बताऊंगा आपको। सोक्रेटिस होते थे जो बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, सुकरात बोलते थे उनको हिंदी में। एक उनके नाम से प्रचलित है ट्रिपल फिल्टर। हमारी पार्टी में बड़े गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इस कथा से आपको समझ आ जाएगा। सुकरात ने, एक आदमी सुकरात के पास गया और उसको कहता है कि सुकरात भाई आपको एक बात बतानी। कहते अच्छा तूने मुझे एक बात बतानी है, पहले ये बताओ इसको ट्रिपल फिल्टर में से निकलना पड़ेगा। तो कहते जी वो क्या है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तीनों में से एक का जवाब भी हाँ में होगा तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, अगर अदरवाइज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा।
उसने कहा जो तुम बात मुझे बताने जा रहे हो, क्या तुम जानते हो ये सत्य है? तो कहता जी नहीं, मालूम नहीं, मैंने सुनी है। सत्य है कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं। तो कहता पहला टेस्ट तुम फेल हो गए। कहता दूसरी बात पूछता हूं कि जो तुम मुझे बात बताने जा रहे हो, इससे क्या किसी का फायदा होगा? कहता जी मैं तो नहीं कह सकता इससे फायदा होगा, नुकसान जाए हो जाए, इससे फायदा तो किसी का नहीं होगा। कहते तो दूसरा टेस्ट भी फेल हो गए। तो तीसरी बात वो पूछते हैं कि जो तुम मुझे बात बताने जा रहे हो, क्या कोई अच्छी बात है? कहते नहीं, अच्छी तो नहीं है, वाकई बहुत बुरी बात है। तो कहते तुम मुझे वो बात बताना चाहते हो जो तुम जानते नहीं सच है कि झूठ है, किसी का उससे लाभ नहीं होगा और है भी बुरी बात, पर लेकिन तुम मुझे बताना चाहते हो, तो अच्छा है ना ही बताओ। आप समझ रहे मेरी बात? हमारे कार्यकर्ता शाम को इकट्ठे होते हैं, व्हाट्सएप ने आजकल कार्यकर्ता को बहुत इकट्ठा कर दिया, ग्रुप बने हुए हैं। शाम को उसके ऊपर 1 फोटो, 2 फोटो, 10 फोटो, 50 फोटो लगती। किसी व्यक्ति ने किसी मंत्री से हाथ मिलाया तो उसने फोटो लगा दी, तो दूसरा वहां लिखेगा अच्छा ये आए थे, तुमने हमें नहीं बुलाया, प्रधान को फोन करेंगे, प्रधान जी क्या बात है, ऐसे क्यों चल रहा है, हमें फोन नहीं आया, तुम्हारे आप अकेले ही मंत्री को मिलते रहते हो। एक व्यक्ति ने राजभवन में जाना था, हमने जब कार्ड मंगाए तो हमने जो जो पद के हिसाब से कार्ड मंगा दिए। एक व्यक्ति जो था उसको अपना उसका कोई लिंक था राजभवन में, वो अपने लिंक से कार्ड ले आया, और अपने लिंक से ले आया तो उसने कार्ड के अंदर की भी फोटो, कार के लिफाफे की भी फोटो, दोनों फोटो लगाई और व्हाट्सएप के ऊपर 50 जो उसके अंदर वो फोटो डाली। अब जो उसके स्तर का जो दूसरा व्यक्ति पार्टी का था, अंदर जलन शुरू हो गई, अरे भाई टंडन जी ने तो गड़बड़ कर दी, देखो वो उनका साथी है, रोज पीछे जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको कार्ड दे दिया है, इसको छोड़ दिया है। हमारे कई लोगों को खामखा मंत्रणा देने का भी शौक है, वो भी शुरू हो जाते हैं। शाम तक 4-5 लोगों के झगड़े तो व्हाट्सएप के ऊपर ही हो जाते हैं। आपको कि मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, ये नहीं है कि जो व्हाट्सएप पे नहीं है वो लोग नहीं करते हैं, वो भी बड़े कलाकार हैं। मैंने जो ये 3 बातें बताई हैं, इसमें से ये सीखने की जरूरत है कि पॉजिटिव एनर्जी को फैलाएं, नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करें। आपको कोई चीज मिली है जिसको आपने अपने तौर पे हासिल किया है, और पार्टी में उसकी वजह से कुछ किसी को जलन हो सकती है, तो अपने तक रख लो भाई, आपको कौन मना करता है। लेकिन मजा ही नहीं आता जब तक दूसरे को जलन ना हो, तब तक मजा कहाँ आता है। इस चीजों में थोड़ा सा अपने शब्दों का इस्तेमाल, अपने आप में कंट्रोल, अपने आप को संभाल के रखना, अगर ये चीजें हम लोग कर लेते हैं, मुझे लगता है कि हम एक पूर्ण रूप से कार्यकर्ता अपने आप को समझ पाएंगे। मैंने कोशिश करी कि जिन जिन चीजों के ऊपर इस कार्यशाला के अंत में कहना जरूरी समझा, मैंने उन विषयों को आपके सामने लिया। आशा करता हूं कि ये जो 24 घंटे आपके इस कार्यशाला में बीते हैं, उससे आपको, पार्टी को, सारे जिले को फायदा होगा, इस चीज का मुझे यकीन पूरा 100% है। आगे बढ़ के हम इस तरीके के कार्यक्रम और भी करते रहेंगे। आप सबका और सब लोगों का जो इस वर्ग को सफल बनाने में जो सब लोगों ने कार्य किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, बैठ जाइए। एक बार हम लोग नारा लगाएंगे। कुछ नारे हमने आज याद किए हैं। पहला नारा था बूथ जीता, अरे भाई फिर भूल गए, सारा मेरा 1 घंटे का क्या था? बूथ जीता, अपनी सरकार, अपनी सरकार, भारत माता की जय।